चेस. भाई मी जरा हलका होऊन येतो. अरे हा बघ, आता चेअर्स केलं आणि चालेल लगेच टाकी खाली कराय. काय झालं का? अगं, काटा लागला. अरे सर ये देखिए, और एक अजन्मे बच्चे का गर्भ मिला है. टोटल कितने मिले? सर टोटल 11 हुए और कुछ बच्चों की तो सिर्फ हड्डियां मिली. देखो कुछ और मिलता है क्या? ओके सर. बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये वो भगवान थे जिन्हें किसी इंसान ने कोई रूप लेने ही नहीं दिया. महाराष्ट्र के लातूर के जंगल से पुलिस को 11 अजन्मे गर्भ मिले और जिनमें से कुछ तो अवशेष के नाम पर कंकाल बन चुके थे. यूं देखने से तो यह गैर कानूनी तरीके से किए गए गर्भपात का केस लग रहा था, लेकिन इसकी तह में सच्चाई कुछ और थी, जो शायद जुड़ी थी एक 13 साल की लड़की सीमा के साथ. कौन थी ये सीमा और कैसे ये अजन्मे गर्भ उससे संबंधित हो सकते थे, क्योंकि सीमा तो खुद एक बच्ची थी. आखिर क्या थी कहानी इस सीमा की? सर लातूर के जंगल में फेंके गए 11 गर्भों के ये मेडिकल रिपोर्ट है. कुछ गर्भ लगभग 4-4.5 महीने के हैं और कुछ गर्भ तो 2 साल पहले फेंके गए. मतलब ये इलीगल एबॉर्शन करके बच्चों को जंगल में फेंकने का सिलसिला आज से नहीं, काफी पहले से चल रहा है. भगवान, आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाके चेक करो, और सबसे पहले उन हॉस्पिटल्स को चेक करो जिनके ऊपर इलीगल एबॉर्शन करने के चार्जेस पहले से लग चुके हैं. ओके सर. एक मिसल पाव दे. पैसे है क्या? चल दे. इसका काट ले. सर हमने हर एक हॉस्पिटल में इंक्वायरी की, लेकिन कुछ नहीं मिला, और वहाँ हुए अबॉर्शन के डिटेल से ये गर्भ मैच नहीं करते. इसका मतलब ये सारे एबॉर्शन इलीगल तरीके से हॉस्पिटल के बाहर हुए हैं. सर मुझे लगता है कि हमें रेड लाइट एरिया में इंक्वायरी करनी चाहिए, शायद वहाँ से कोई सुराग मिल सके. एक और जगह है जहाँ से पता चल सकता है. आपके जंगल में 11 अबॉर्टेड बच्चों के गर्भ मिले, फिर भी आपके किसी भी स्टाफ को कुछ भी नहीं मालूम? इंस्पेक्टर साहब, जंगल छोटा तो नहीं, लगातार इंटरवल के बाद चक्कर लगते रहते हैं. आता 24 तास तर कोणाला बसू शकत नाही ना. बाप ने तो सिर फोड़ देगी. ले खा ले.
आप जंगल से शहद उतारने जाते हो ना? हाँ हाँ सर। उधर किसी को कुछ फेंकते हुए देखा आपने? हाँ 5-6 महीना हो गए सर। ये लड़की को जंगल में वो 3-4 बार थैली फेंकते हुए देखा था। क्या उम्र होगी उसकी? 13-14 साल की होगी सर। चेहरा याद है? हाँ हाँ याद है। आगे से कोई चीज मांगने का नहीं, सीधा इस पत्थर से सिर फोड़ देने का और छीन लेने का, समझा क्या? भगवान इस स्केच को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दो। ओके सर। पुलिस को अजन्मे बच्चों से जुड़ा एक चेहरा मिला था जो एक ऐसी लड़की का था जो खुद 13 साल की थी। पर क्या यह संभव था कि एक 13 साल की लड़की के 11 गर्भ गिराए जा सकते हैं? तो फिर क्यों इस सीमा पर संदेह के बादल घिर रहे थे? और वो खुद किस तरह की इंसान थी जो एक तरफ तो चोरी और मारपीट कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ एक भिखारी बच्चे की भूख की तड़प को समझते हुए उसे खाना खिला रही थी और फिर उसे हक छीन कर लेने जैसा सबक भी सिखा रही थी? यह अपराधी थी या खुद किसी अनहोनी अन्याय का शिकार बनी थी? रिया, ये चलो कितना टाइम खेलोगे अभी? चलो चलो बहुत टाइम हो गया। चलो क्लासेस है ना तुम्हारे? आई क्लासेस में भी 1 घंटा और है, मैं आ जाऊंगी आराम से। जल्दी चलो। हाँ जाओ आप। मैं हेलो। हाँ हाँ जी। तेरी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? हाँ देख, मैं रोने धोने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। तेरा हाथ तोड़ के ना तेरे गले में टांग दूंगी, समझा? ओ रियली? चल तोड़, दिखा तेरी ताकत, तोड़। देख, तूने ना गलत लड़की से पंगा लिया, समझा ना? तेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बहुत सही लड़की से पंगा लिया है मैंने, समझी? मेरे भाई पे हाथ उठाती, तेरी इतनी हिम्मत? खबरदार जो उस पे हाथ उठाया तो। जिस बच्चे ने आपके भाई को सबक सिखाया, बदतमीजी करने से रोका, आप उस पे हाथ उठा रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? तब कहाँ थे आप जब आपका ये भाई मेरी बच्ची को छेड़ रहा था? ले जाइए उसे, वरना 100 नंबर पे फोन करूंगी ना तो इसे भी पता चल जाएगा लड़की को छेड़ने का मतलब क्या होता है। ललिता क्या हुआ? कहाँ चला दिया? कहीं नहीं, चलिए चलते हैं। अगर तुम भी चलो। सर, चाकोरा में पुलिस स्टेशन से हमें खबर मिली है कि वहां के हाईवे पर 7 महीने पहले एक लड़की ने एक आदमी पर जानलेवा हमला किया और उसके बाद वो भाग गई। सर, हमारे पास जो स्केच है वो उस लड़की के डिस्क्रिप्शन से काफी मिलता जुलता है।
और उनके यहाँ जो डिटेल्स है उसे पता चला कि उस लड़की का नाम सीमा है। अकबर, जिस आदमी ने केस रजिस्टर किया ना उसे बुलाओ पूछताछ के लिए। ओके। तुम्हारा दिमाग तो सही है, किसी को भी घर पे लेके आई तू, 50-100 रुपए देके उसे चलता करती। तुझे पता है, आज मैं रैकेट खेल कर आ रही थी ना, तो एक लड़का ना बात करने के बहाने इधर उधर हाथ मार रहा था। हाँ ना, पता है बदतमीजी दे रहा था, मतलब कहीं भी टच किया जा रहा था। मैंने भी ना खूब सुनाई है उसे, उसके बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं कुछ बोलने की। हाँ, बदतमीज लड़का था, बहुत सुनाया कसम से उसे, इतना सुनाया ना। प्रभाकर, अरे त्या बिचारीची हालत तर बघ ना। मुझे लगता है उसके आगे पीछे शायद कोई नहीं होगा। बस, दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं, हम सबका सहारा नहीं बन सकते। तुला माणूस की दाखवायची आहे ना, दाखवा ना, पर उससे घर से निकाल। ठीक है, पहले उसे कुछ खिलाती हूँ। नाही म्हणजे माहित नाही किती दिवस उपाशी आहे बिचारी। तुला जे करायचं असेल ते कर, पर उसे घर से निकाल। और ये जो अपनी ममता है ना, उसको कंट्रोल कर ले, इससे पहले कि कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए, समझी? भूख लगी है, खाना खाओगे? तुम जाके मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सर, उस दिन के बाद से तो मैंने कान पकड़ ली। सपने में भी किसी की भलाई करने की नहीं सोचूंगा, जिसकी जो मुसीबत वो खुद संभाले। हुआ क्या था उस दिन? सर, उस दिन मैं हाईवे से जा रहा था। अंकल लिफ्ट मिलेगी? हाँ हाँ, बैठो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सीमा। अच्छा, मतलब आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से वो आप पे हमला करे? सर, ऐसा क्या, मैंने तो वैसा भी कुछ नहीं किया। वो कंफर्म पागल थी। बताओ, 2 इंच तक चाकू घुसा दिया। और कोई पैसे सामान कुछ भी लेके नहीं भागी? कोई चोरी नहीं की? नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए था उसे, बस चाकू मारकर भाग गई। लेकिन बाद में मुझे लगा कि उसे आदमियों से नफरत है, शायद जाने अनजाने में किसी से बदला लेना चाहती है। ललिता, ती अजूनही घरात है। तुमने कहा था खाना खिलाकर उसे भेज दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे जवान लड़की को सड़क पे नहीं छोड़ सकती मैं अकेले। मेरा दिल नहीं मानता, यही डर लगता कि किसने उसके साथ कुछ। प्रभाकर, वो बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्रभाकर, मैं उसे जाने के लिए नहीं कह सकती। उस बेचारी का बाहर कोई भी नहीं है। उससे अच्छा मैं घर के काम करवाऊंगी उससे। वैसे भी बाई की जरूरत तो हमें पड़ती ही है ना, और उस बेचारे की जिंदगी भी तो। काय झाले तुला? काय झाले तुला? आज तक मैंने तुम्हें किसी गैर लड़की के लिए इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा है। ललिता, खरं सांग, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम उस लड़की को जानती हो? कौन है ये लड़की? सर, ये गोविंद देशमुख हमसे झूठ बोल रहा है। इंक्वायरी के दरमियान पता चला कि 1 नंबर का घटिया और दिलफेक आदमी है। जहां लड़की देखी नहीं, फिसल गया।
इसका मतलब हो सकता है उसने ही कोई बदतमीजी की हो जिसकी वजह से लड़की ने चाकू मारा। लेकिन 14-15 साल की लड़की हाईवे पे चाकू लेके क्या कर रही थी? किस मकसद से खड़ी थी और लिफ्ट मांग रही? सर मला वाटतं हा गोविंद देशमुख आपल्यापासून काहीतरी लपवतोय। हो सकता है वो और भी कुछ जानता उस लड़की के बारे में जो हमसे छुपा रहा हो। वाघमारे, उसको फिर से बुलाओ और इस बार वो अपनी मर्जी से नहीं हमारी मर्जी से बोलेगा। ओके सर। क्या हालत बना के रखी है बालों की। हफ्ते में एक बार तेल लगाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आई मुझे ना चंपू बनने का कोई शौक। अरे हो गया काम? जाके आराम करो। क्या हुआ? कहीं पाहिजे का? ललिता, मेरा चेकबुक का तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उसे घर से नहीं निकालोगी। ठीक है, तुला जे करायचे ते कर, पर कम से कम उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। सर बताता हूँ, सच बताता हूँ सर। मैंने उस लड़की को लिफ्ट दी थी और मेरी नीयत थोड़ी फिसल गई। हेलो, हाँ कहाँ? सर, चाकुरा में पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि उन्होंने सीमा को आखिरी बार रामनगर के इलाके में देखा। उन्होंने वहां जाकर इंक्वायरी की लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। वाघमारे, तुम अपनी टीम लेके पर्सनली वहां जाओ, हो सकता कोई लीड मिले। इस लड़की को देखा है कहीं? हाँ साहब, इस लड़की को 1-2 बार गुलमोहर सोसाइटी में देखा था। संदेश नहीं कहा। जी कहिए। इस लड़की को कभी देखा? हो सर, ही सीमा आहे। 4 महिन्यापूर्वी ही आमच्याकडे आली। इसे काम की जरूरत थी, इसलिए हमने इसे काम पे रख दिया था। बहुत ईमानदारी से काम करती थी, खूब चांगली मुलगी होती सर। पर एक दिन अचानक काम छोड़कर चली गई। क्यों? पता नहीं सर। एक दिन सुबह उठकर मैंने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, और जब से गई है तब से वापस भी नहीं आई। दाता में चोरी वगैरह? नहीं सर। उसे काम की जरूरत थी और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। फिर ऐसे अचानक जाने की वजह क्या हो सकती है? क्या उसने अपने बारे में कुछ बताया आप लोग को? नहीं सर, जैसे तैसे तो उसने अपना नाम लिखकर हमें बताया था। बेचारी बताती भी कैसे, वो गूंगी और बहरी थी। आपको यकीन है वो गूंगी बहरी थी? मेरा मतलब हो सकता है नाटक कर रही है। सर, 4 महीने कोई कैसे नाटक कर सकता है? अगर वो नाटक करती तो एक ना एक दिन तो पकड़ी जाती। ए, क्या कर रही है? छोड़ इसको, छोड़। ओ नहीं, क्या क्या कर रही थी? चुप करा रही थी। ऐसे अगर गिर जाती तो? तेरे को बोला था ना मैंने, हाथ नहीं लगाने का। रोती है तो रोने दे, मेरी बेटी है ना। आएगो ना, ओगो। क्या देख रहे? जा। गोविंद के मुताबिक ये लड़की गूंगी बहरी नहीं थी, अच्छी खासी एक्टिव लड़की थी। फिर अश्विनी के यहाँ 4-5 महीने तक गूंगी बहरी बने रहने का क्या मतलब हो सकता है?
सर जंगल में गर्द फेंकना, हाईवे पे लिफ्ट मांगना, अंकल लिफ्ट मिलेगी? ऐसे गूंगी बहरी बनने का नाटक करना। न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर। नहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की किसी गैंग के लिए काम कर रही है। हो सकता है, पर फिर अश्विनी के घर आने का भी तो कोई मकसद होना चाहिए। बिना कुछ किए वो नहीं जाती। ये भी तो हो सकता है कि गोविंद हमें एक तरफा कहानी सुना रहा हो और फिर 11 गर्भ और उस लड़की का कोई संबंध नहीं समझ में आ रहा है। इन सारे सवालों का जवाब मिले बिना हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। लड़की जो अपना नाम सीमा बता रही थी, अब पुलिस को उसकी अलग अलग केस में तलाश थी। ये लड़की अब सबके लिए पहेली बनती जा रही थी। आखिर ये है कौन, कहां से आई है और चाहती क्या है? अपराधी है या पीड़ित है? अकेले क्राइम करती है या किसी गैंग में शामिल है, या फिर कोई और इसके हाथों से क्राइम करवा रहा है? सैकड़ों सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था उस परिवार की सुरक्षा का जिनके साथ इस वक्त वो रह रही थी। क्या उनके साथ भी कोई दुर्घटना होने वाली थी? आई देखो ना, कब से पुलिस स्टेशन फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन लेकर चला फोन करते? एक्चुअली आई वो बाबा ने कहा था जो सीमा है ना उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन बताने के। कोई जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगी ना। वैसे भी पुलिस वाले बच्चों की बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे ना, तो मैं ही करती हूँ फोन। हाँ तुम जाओ अपना स्टडीज कंप्लीट करो, जाओ। हाथ कैसे लगाया मेरे बच्चे को? पता था नहीं लगाने का? हाँ क्यों लगाया हाथ? अखबार अश्विनी के पड़ोसी से पूछताछ करो कि औरत किस तरह की है, और ये भी हो सकता है कि इसने झूठ बोला हो कि घर के काम के लिए रखा है, लेकिन वजह कुछ और हो। ठीक है सर। हाँ क्यों लगाया हाथ? प्रभाकर, प्रभाकर वो खुद भी तो बच्ची है ना। तो समझा इसको, ये बच्ची है ना, समझा इसको। मेरे बच्ची से दूर रहना, नहीं तो इसको घर से निकाल दूंगा मैं। समझा दूंगी बाबा, सब समझा दूंगी। इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ अभी किया था। क्या बोले? उन्होंने कहा था कि वो इसका बैकग्राउंड पता कर लेंगे। ठीक है, समझा देना इसको। ना आएगा ना, ओ ना, 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 ना। ठीक है सर, अश्विनी के बारे में उसके पड़ोसियों की राय तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पति के बारे में बहुत खराब है। अखबार इसे अपने पुलिस स्टेशन बुलाओ, वहीं ये डिटेल में बताएगा कि लोगों की राय इसके बारे में खराब क्यों है। मैंने सीमा को चोरी करते वक्त पकड़ लिया था, इसलिए वो डर कर भाग गई थी। तो तूने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? मैंने चोरी करते वक्त पकड़ लिया था, कुछ सामान गायब नहीं हुआ था इसलिए। इसकी चोरी पकड़ी जाती इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती इसलिए। सच बोल। पिछले 3 साल में 7 काम वाली तेरे यहाँ काम करने के लिए आई, लेकिन एक भी नहीं टिकी। हमने सबसे बात की और सबने एक ही वजह बताई वहां से जाने की। तू सच बोल, क्या वजह है वो? मैंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, वो समझ गई और भाग गई। अश्विनी को भी ये बात पता चल गई थी। कैसे? कैसे क्या सर? हर औरत को अपने पति की सच्चाई पता होती है, पर वो ढिंडोरा पीटकर अपनी और अपने पति की बदनामी नहीं चाहती, और इस वजह से मैं चुप थी। सर सीमा बहुत अच्छी लड़की है, अगर मैं अपना मुंह खोलती तो बेवजह उसकी बदनामी हो जाती। सीमा के अबॉर्शन और प्रेगनेंसी के बारे में कुछ जानती हैं आप? क्या सर? वो इतनी छोटी सी लड़की है, अभी तक तो उसे पीरियड्स भी नहीं आए थे, और वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं आप? सर मैं एक औरत हूँ, और एक औरत की नज़र से ये बात नहीं छुपती, चाहे वो छुपाना चाहती तो भी। आई जल्दी चल। अगं आई चलो, काय झालं? आई चल। अगं हो, आई चलो। सीमा जब आपके यहाँ आई थी तो उसके पास कोई सामान था, मतलब कपड़े या छोटी मोटी चीजें? नहीं सर, वही कपड़े थे जो उसने पहने थे। मेरे पास उसकी फोटो है सर।
ये तो यूनिफॉर्म लग रहा है। यही कपड़े पहन के आई थी ये? जी सर। इसको जरा जूम करो। नीटको, सीमा के ये कपड़े कहीं के यूनिफॉर्म लग रहे हैं। जरा नेट पे चेक करो, किसी कपड़े का ब्रांड है या कंपनी का। सर, ये दवाई बनाने वाली कंपनी की यूनिफॉर्म है। अकबर है, हमें इस कंपनी में जाना पड़ेगा क्योंकि इस लड़की का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि ये कोई और क्राइम करे। हमें ये नहीं पता कि ये विक्टिम है या क्रिमिनल। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर, ये हमारे कंपनी में काम नहीं करती। मतलब तुम अपनी कंपनी का यूनिफॉर्म किसी को भी पहना देते हो? नहीं, वैसे नहीं है सर। दिखाइए वो तस्वीर। सर, इस लड़की के पास ये यूनिफॉर्म कैसा है ये तो मुझे मालूम नहीं, पर ये लड़की हमारे कंपनी में काम नहीं करती, ये तो कंफर्म। सर, ये झूठ बोल रहा है। कंपनी के वर्कर्स ने सीमा को पहचान लिया है और उनका कहना है कि सीमा इसी के साथ यहाँ आती थी। सर, उनकी कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं इस लड़की को नहीं। मारो मत। चलिए बता, सीमा और 11 फीटस से तेरा क्या वास्ता है? फीटस? घर? सर नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। मैंने पहले झूठ कहा था कि उस लड़की को मैं नहीं पहचानता। मैं पहचानता हूँ उस लड़की को, ज़्यादा नहीं पहचानता हूँ। उसे रास्ते पे मिला था, उस पर तरस खा के मैंने उसे काम पे रखा था सर। वाघमारे, देख रहे हो, तरस खाने वाले की लाइन लगी हुई है। सच सच बोल, वरना हम तेरे ऊपर तरस नहीं खाएंगे। सर मैं सच ही बोल रहा हूँ सर। अरे सर, जर तू तिला कामावर ठेवलं होतं तर मग फॅक्टरी मधल्या कुठल्याच वर्करने तिला पाहिलं कसं नाही? वो फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है ना, तो मैंने उसको डोमेस्टिक घर काम के लिए रखा हुआ था। चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है मतलब नहीं है, न घर न फैक्ट्री। और तेरे घर में भी किसी ने नहीं देखा। पिछले 3 साल से तेरे यहाँ एक बाई काम कर रही है, उसने भी नहीं। खरं सांगा, ती तुला कुठे भेटली होती? हाँ? सर, मैंने उसे क्लाइंट को खुश करने के लिए खरीदा था और वो पहले ही क्लाइंट का सर फोड़ के भाग गई। किससे खरीदा था? उसके बाप से। चल उसका एड्रेस और फोन नंबर दे। सर, एड्रेस नहीं है, फोन नंबर है। तू नंबर दे, एड्रेस हम खुद ढूंढ लेंगे। रिया, रिया बेटा, ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, आई आपको याद था? यही ड्रेस पसंद आई थी ना तुम्हें उस दिन? हाय, आई तो थैंक यू। चलो। सीमा शायद आज तक प्यार और अपनेपन के लिए तरसती रही। इतनी छोटी सी उम्र में शायद जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिखा दिया था, पर उसकी जिंदगी का बुरा तजुर्बा उसके बचपन और उसकी प्यार की जरूरत का गला नहीं घोट पाया। वो आज ललिता में मां तलाश रही थी। चाहत इस कदर थी कि वो रिया से बराबरी और दुश्मनी करने को तैयार। आखिर कहां जाकर रुकेंगी इस अबोध बच्ची की मासूम चाहतें? और प्यार के अभाव में सीमा के मानसिक रोगी बनने पर उसका उपचार करवाने वाला कोई होगा, यह अपराध किसी को अपनी चपेट में लेने वाला था। तू ये सीमा का बाप? कैसा? हाँ साहब, क्या हुआ? क्या? देख, सब कुछ सच बता दे वरना तेरी सारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। बता। हाँ साहब, सीमा मेरी ही बेटी है, लेकिन मैं उसको किसी को बेचा नहीं साहब। मैं बेचा नहीं उसको, आपको कोई तो भी झूठ बोला है साहब। अगर सीमा को तूने उसे नहीं बेचा तो तेरा मोबाइल नंबर उसके पास कैसे आया? मुझे नहीं पता साहब, वो संदीप साहब के पास मेरा नंबर कैसे चला गया। तुझे कैसे पता कि उसका नाम संदीप है?
मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मैं ही भेजा था उसको, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो घर वापस नहीं आई। मुझे नहीं पता आई सब कुछ। वाघमारे, टाइमलाइन के हिसाब से सीमा के बाप दीपक ने जनवरी में उसे निटको के मैनेजर संदीप को बेचा और उसी महीने की 30 तारीख को संदीप उसे क्लाइंट के पास भेजता है और तकरीबन 1 महीने के बाद मार्च के दूसरे हफ्ते में वो अश्विनी के पास गई। सर अभी तक उस लड़की के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसे यही लगता है कि वो लड़की बहुत ही खतरनाक है और शायद किसी बड़े क्राइम से जुड़ी हुई है। हमारे बावजूद इसके उन 11 गर्भों के साथ सीमा का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या चीज है जो इन दोनों को जोड़ती है? आज इसे इस पर हाथ उठाकर हमारे पर मारेगी। इसको अभी का भी निकल, रास्ते में फेंक के मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ बाबा, मैं खुद नहीं चाहती वो यहाँ पे रहे। कोई अच्छी जगह देखे मैं खुद छोड़ाऊंगी उसे। बात आज क्या छोड़ के आना, समझी? अरे हो मला ही मुलगी या घरामध्ये नको आहे, समजलं? मी उद्या जाते। मी तुला सांगितलं ये आज इसे मार सकती है, का तुम्हें मार सकती, मुझे मारेगी। मैंने बोला ना एक बार। हाँ आप चिल्लाओ मत, अभी झगड़ा बंद करो, शांत बन रहा। सर अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टाइमलाइन को साथ में देखें तो जंगल में मिले हुए 11 गर्भ उस वक्त के हैं जिस वक्त दीपक ने संदीप को उसे बेचा भी नहीं था, और दीपक के घर से वो जंगल करीबन 10 किलोमीटर है। वाघमारे, कहीं ये गैर कानूनी अबॉर्शन का धंधा दीपक तो नहीं कर रहा है और अपनी बेटी सीमा का इस्तेमाल उन्हें ठिकाने लगाने में करता हो? ये दीपक की बेटी सीमा है ना, क्या जानते हो इसके बारे में? इसके बारे में क्या जानेंगे साहब, ये तो बस 1 ही महीना यहाँ पर रुकी थी। इससे पहले कहाँ थी वो? माहित नहीं साहब। जब वो 7 साल की थी तो एक दिन अचानक गायब ही हो गई। दीपक बोला वो गांव में हत्या के पास है, तो हमने सच मान लिया। उसके 6-7 साल बाद कुछ ही महीनों पहले अचानक फिर से वैसे वो वापस भी आ गई। फिर कहाँ चली गई आज तक नहीं मालूम। अब रुको मैं देखती हूँ, जरा इसको देखना। मैडम ये लड़की यहाँ कैसे? अपने काम से काम रखो। ये लड़की यहाँ पे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। काम से काम रखने के लिए मुझे क्या मिलेगा? ये लड़की 6 साल पहले आपका अनाथ आश्रम में थी। नहीं सर। इसका बाप यहाँ लॉकअप में बंद है, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आश्रम के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सर आश्रम में इस लड़के को किसी ने भी नहीं पहचाना। हेलो, कौन सा हॉस्पिटल में? ओके सर। शतानंद शिर्के? हाँ सर। जब तुम्हें यहाँ लाया गया हमारी जेब से ये आइडेंटिटी कार्ड मिला। इसे पहचानते हो? यही थी वो जिसने मेरी बीवी का खून किया है साहब। साहब ये लड़की अजीब है, कुछ भी कर सकती है वो। मेरी बीवी ने तरस खाकर उसे सहारा दिया था, मेरी बीवी का खून कर दिया और मेरी छोटी बेटी को उठा कर ले गए साहब। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटी को बचा लो साहब, प्लीज साहब। मुझे इसी बात का डर था कि फिर से कोई क्राइम न करते। सर ये भी हो सकता है कि खून हस्बैंड ने किया होगा और इल्जाम सीमा के ऊपर डाल दिया होगा। हो सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है सीमा उस बच्ची के बारे में पता करना।
भगवान एक काम करो, उसकी तस्वीर पूरे एरिया में सर्कुलेट करवा दो। अगर उसी ने ये किया तो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी, कहीं ना कहीं से उसकी खबर मिलेगी हमें। ओके सर। आपके और बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम थी क्या? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? मेरे बाइको खून झाला है, मेरी बच्ची गायब है। आपको हमेशा इतना गुस्सा आता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ। मेरे और मेरी बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उसकी भलाई की आदत थी ना, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। ये भी हो सकता है कि उसके प्रोफेशन का असर हो। प्रोफेशन का असर मतलब? डॉक्टर थी मेरी बीवी, नवजीवन हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड संभालती। अपनी बीवी से कभी आधार ऑर्फनेज का नाम सुना था आपने? जी हाँ। सगळ्या लहान मुलांना गाडीत बसवा। पाटील मॅडम, उन लड़कियों को भी ले लो, चला। अरे क्या हुआ, क्या चल रहा है सब? हाँ सर, यहाँ लोग भी आते थे और वो हमें उनके पास भी भेजते थे। अगर मना करो तो हमें मारते भी थे और भूखा भी रखते थे। सर, यहाँ कुछ लड़कियों का तो एक बार नहीं कई बार अबॉर्शन भी हुए हैं। पाटिल मैडम, इन लड़कियों के मेडिकल टेस्ट करवाओ। आश्रम की लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट। हर लड़की मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में, जिससे ये पता चलता है कि एक बार नहीं उन पर कई बार सेक्सुअल असॉल्ट हुए। चलिए बता, ये गर्भपात कौन करता है? वो डॉक्टर ललिता करती थी। वो आश्रम की लड़कियों के गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन करती थी। सीमा के साथ भी यही हुआ था? नहीं सर, वो बहुत छोटी थी, हम उससे किसी के पास नहीं भेजते थे। उसे हम गर्भ जंगल में फेंकने के लिए यूज करते थे। पाटिल मैडम, पकडा तिला। हे रुक। साहब, मैं आश्रम से घर आने के लिए भागी थी। घर आए तो सोचा बाबा मुझे देखकर खुश होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे दवाई बनाने वाले के पास भेज दिया। मैं वहां से भी भाग गई। हाईवे पर उस आदमी से बस स्टैंड तक लिफ्ट मांगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सीमा। फिर 4 महीने तक गूंगी बहरी बनकर अश्विनी टैकी कर बाइक का काम किया, पर वहाँ भी उसका मालिक जबरदस्ती करने लगा। मैं वहाँ से भी भाग गई। ललिता टैकी वहाँ आई, वहाँ काम करके खुशी मिलती थी। मालकिन में अपनी माँ दिखती थी, लेकिन जब मैंने उनको सदा के साथ देखा तब मुझे याद आया कि वो कौन है। चले देख, नाटक मत करा, जल्दी जा। मैंने उसे मारा, मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। ललिता की बेटी को कहाँ रखा है तुमने? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो जहां भी है सुरक्षित है। इस केस को 3 महीने हो चुके। सीमा की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसका इलाज चल रहा है। वो अड़िग है अपनी उस चुप्पी पर कि उसने ललिता की बेटी को कहाँ रखा है। अब शायद उसका पता तभी चल पाएगा जब सीमा सामान्य हो जाएगी। पैसों के लिए किसी की जान, किसी का बचपन न छीने, क्योंकि कई बार पीड़ित को अपराधी बनते देर नहीं लगती। आइए मैम, यहाँ से बाजूला। मैडम, सोसाइटी का सेफ्टी टैंक साफ करते समय ये इंसानी कंकाल मिला। सुरेंद्र, ये सबसे पहले किसने देखा?
इकडे अरे हाँ साहब। मैडम ये म्यूनसिपालिटी के सफाई कामगार है, सबसे पहले इन्होंने देखा। साल में कितनी बार टैंक साफ करते हो? मैडम वैसे तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन सोसाइटी से कंप्लेंट आया तो हम लोग साफ करते हैं मैडम। पिछले बार कब की थी? लगभग 2 साल हो गए मैडम। तो 2 साल पहले जब टैंक साफ किया था तो ऐसा कुछ हाथ लगा था जो अजीब लगा हो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है सुरेंद्र, ये कंकाल इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो। ये उदय सोसाइटी के हर एक घर की, घर में रहने वाले हर एक इंसान की डिटेल चाहिए मुझे। यहाँ कितनी फैमिलीज है, फैमिलीज में कितने मेंबर्स है, क्या करते हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं, सब पूछो। जो भी पहले यहाँ रहता था और अब सोसाइटी छोड़ के चला गया है, सबकी डिटेल्स मंगवाओ तुरंत। ओके मैडम। मैडम हाँ, उदय सोसाइटी का फोटो चार्ट है। उदय सोसाइटी में टोटल 2 विंग है और हर विंग 4 माले की है। हर माले पर 4 फ्लैट है, यानी उदय सोसायटी में दोनों विंग मिलाकर टोटल 32 फ्लॅट आहे, जिसमें के 4 फ्लॅट खाली पडे। काही दिवसांपूर्वी तिथे माणसं राहत होती, पण आता राहत नाहीये। 2 साल पहले टैंक की सफाई हुई थी, उस वक्त ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा था। इसका मतलब है अब हमें हमारी छानबीन 2 साल पहले से शुरू करनी पड़ेगी। सुरेंद्र एक काम करा, 2 साल पहले इस एरिया में हुए सारे मिसिंग और मर्डर केस के डिटेल्स निकालो, जो रजिस्टर हुए हैं वो और जो नहीं हुए हैं वो भी। ओके मैडम। ये केस दूसरे केसेस से ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। ना कोई शक्ल थी, ना कोई पहचान। इस एक कंकाल ने कई पुराने केसेस खोल कर रख दिए, लेकिन सवाल अब भी वही था कि ये कंकाल आखिर है किसका। और ज्यादातर अनुमान यही था कि मरने वाला और मारने वाला दोनों इसी सोसाइटी के ही थे। पुलिस वर्तमान से अतीत के तार जोड़ने में लग गई थी। कौन कहता है भगवान नहीं है? इतने सालों के बाद न्याय मांगने आए हैं। अरे आता काय न्याय मिळणार? मरने वाला मर गया, वो भी इतनी बुरी जगह सड़के मरा। भगवान इतनी गंदी मौत किसी को भी न दे। पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ। बेटा हाँ आंटी, मुझे पढ़ के बताओ ना, हे काय ले रहे? सोसाइटी में मिला एक कंकाल। कल सुबह सफाई के दौरान डोंबिवली के उदय सोसाइटी में एक मानव कंकाल मिला है, जो किसी लड़की का लग रहा है और करीब 1.5 साल पुराना लग रहा है, जिसे या तो बेरहमी से मारकर उस सेफ्टी लाइन में डाल दिया गया है जहां से वो मिला है, या वो उसमें गिर के मरी है। सुरेंद्र, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से तो ये कंकाल किसी लड़की का है, जिसकी उम्र 21 से 24 साल होगी और मौत 16 से 18 महीने पहले यानी 1.5 साल पहले हुई है। इसका मतलब है अब हमें 1.5 साल पहले 21 से 24 साल की लड़कियों के मर्डर और मिसिंग डिटेल्स निकालने होंगे। मैडम एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती हूँ। साहब आपको जो कंकाल मिला है ना, मैं पक्का बोल सकती हूँ वो मेरी बेटी गायब हुई है ना, वंदना उसका ही है। भाई अब 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया मेरी वंदना को गायब होके। मुझे पक्का मालूम है वो मेरी वंदना ही है। मौसी, 1.5 साल पहले आपकी बेटी गायब हुई है, तो आज अचानक जाके उसको ढूंढने का ख्याल कैसे आया? नहीं अचानक नहीं, मैं पहले भी यहाँ आई थी ना। एक पुलिस साहब था ना, उसको मैंने सब बताया, उसने सब लिखा था। हाँ, लेकिन वो किसी को मिली ही नहीं। कंप्लेंट की तारीख याद है? हाँ, मैं अगस्त में आई थी, 4 अगस्त 14 को मैं यहाँ आई थी। हाँ, सुरेंद्र, कंप्लेंट मिली? हाँ मैडम, लेकिन केस फाइल बंद कर दी गई है। क्यों? कंप्लेंट के मुताबिक इनकी लड़की गायब तो हुई है, लेकिन कब, कैसे, कहाँ से, इसका पता नहीं चला। और दूसरी बात मैडम, अगर कहीं पर भी किसी लड़की की बॉडी मिलती है तो ये औरत वहाँ क्लेम करने चली आती है, इसलिए इसे पागल समझकर ये केस ही बंद कर दिया। मुझे बात करनी है इससे, इसे अंदर लेकर आओ। भाई वो कंकाल मुझे दे दो, मुझे मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करना है। मौसी देखिए, हमें भी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर ये साबित हो जाता है कि वो कंकाल आपके बेटी का है, तो फिर हमें आपको उसको देने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन भाई मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरी वंदना ही है। देखिए, एक बार हमें भी अपनी तसल्ली कर लेने दीजिए। आप अपने बेटी का फोटो यहाँ छोड़ जाइए। हम जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ पता करने की जरूर कोशिश करेंगे।
सुरेंद्र, ये वंदना का केस रीओपन करो और एक बार वो उदय सोसाइटी जाकर भी चेक करो। मैडम अगर ये वंदना है तो कमला के साथ हम उसका डीएनए मैच करवा के देख सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन ये कई महीनों का प्रोसेस है। कंकाल के बोन से डीएनए निकाल कर मैच करना काफ़ी दिन लग जाएंगे और तब तक हम लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मैं डोंबिवली पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र ढेबे। कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये आपका बाजू वाला घर कब से बंद है? राउत फॅमिली, उनको तो शिफ्ट हुए 1.5 साल हुए, तभी से बंद है। कुठे गेले, का गेले, काय माहिती? ते तर नाही माहिती, शायद रेशमा की वजह से। रेशमा? कौन रेशमा? रेशमा हरिभाई की बेटी है। हरिभाई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। वो रेशमा को भी बहुत मारते थे, और जब रेशमा को शादी के रिश्ते आने लगे उसके बाद तो सब उल्टा हुआ। वैसे तो उन्होंने कभी बताया नहीं, पर मैंने सुना था रेशमा शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब रेशमा को और एक रिश्ता आया उस रात को। क्यों नहीं करनी शादी? दुनिया की हर लड़की शादी करती है। तूने सोचा भी है कि तेरी वजह से शिल्पा शादी के बगैर रह जाएगी? देखो बाबा, उसकी शादी का नाम लेकर आप मेरी बलि मत चढ़ाओ। बड़ी बेटी घर में घोड़ी की तरह बैठेगी और दुनिया पूछेगी नहीं कि छोटी की शादी क्यों कर रहे हो? दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। नहीं चलती तो भाड़ में जाए। आपको जितना मारना मार लो, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। बाप के सामने जबान चलाती है, ज्यादा लाड किया है ना, इसीलिए चर्बी चढ़ गई है। मैं नहीं करूंगी शादी बाबा। आता था हद्दत झाली। अरे रेशमा को शादी नहीं करनी तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं वो? ऐसा लगता है रेशमा को पीट पीट कर मार देंगे वो। ज्यादा लाड किया है ना, इसलिए चर्बी चढ़ गई है। चलो अभी चुप रहो। हरी बाबू, वो क्या काम है रंजीत बाबू? भाऊ, आपके घर से चिल्लाने की और मारपीट की आवाज आ रही है। बेकार की बदनामी होगी, और ऐसे मारपीट से कोई रास्ता तो निकलने वाला नहीं है ना। देखो अनिल बाबू, मेरे घर पे आके मेरे को ज्ञान मत दो। मैं अपनी बेटी को मार रहा हूँ ना, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? अपने काम से काम रखो। मैं अपनी बेटी को प्यार करूँ या जान से मार दूं, मेरी मर्जी। जाओ। साहब, उस रात के बाद तो रेशमा ऐसे गायब हुई, उसके बाद कभी दिखी ही नहीं। तो आपने कभी पूछा नहीं कि वो कहाँ गई है? मामला ठंडा होने तक वो 1 महीने में ही यहाँ से शिफ्ट हो गए, और किसी को बताया भी नहीं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद तो जितना मुंह उतनी ही बातें। लोगों का तो ये कहना है कि हरिभाऊ ने रेशमा को मारा है। अब सच क्या है और झूठ क्या, ये तो मालूम नहीं। थँक यू मिसेस देसाई, आणि कदाचित पुढे सुद्धा तुमची मदत लागेल। सुनिए, पुलिस अपनी सोसाइटी तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि हमें सब कुछ बोल देना चाहिए। पागल हो गई? क्या खाना लगा? अरे जा। मैडम, इंक्वायरी में पता चला है कि हरी राउत म्युनिसिपैलिटी के सैनिटरी डिपार्टमेंट में काम करता था। इसका मतलब है सोसाइटी के सेप्टिक टैंक तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं है, और वो म्युनिसिपैलिटी में काम करता है, इसलिए इस बात पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। सुरेंद्र, एक काम करा, ये हरी राउत आजकल कहाँ है जरा पता लगाओ। मैडम, मैंने रानी को म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में भेज दिया है। जल्दी ही हमें हरी राउत का नया एड्रेस मिल जाएगा। क्या है? कुठे आहे माझी मुलगी? मार डाला ना तूने उसे? अच्छा, आज 1.5 साल बाद आप लोगों को आपकी बेटी की याद आ रही है? देखिए, ये नाटक करना बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। आप लोग के पास गई थी ना, तो आपके पास ही होगी, और कहाँ जाएगी? अगर हमारे पास होती तो हम तेरे दरवाजे पर क्यों खड़े होते?
1.5 साल से हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। क्या क्या है तूने उसके साथ बता, वरना हम पुलिस में जाएंगे, तुझे जेल भिजवा देंगे। देखिए, आप लोगों को जो करना है कीजिए, जहां जाना चाहिए। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़। अरे अमर, अमर दरवाजा खोल। भाई भाई दो मिनिट मेरा 2 मिनट नहीं, 1 मिनट सुधा वेळ नहीं है। मैडम बहुत बिजी है, बार बार मिलने के लिए टाइम नहीं उनके पास। ऐसा मत करो मुझे। भाई 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 काय झालं? नहीं आए ना, कोई नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरी वंदना ही है, मुझे दे दो ना। मौसी ऐसे नहीं दे सकते हम, हमारी कार्यवाही अब तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आपको जो करना है कर लो, लेकिन आपको उसे मुझे ही देना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरी वंदना ही है, मुझे मालूम है। भाई उसका अंतिम संस्कार करने दो, उसकी आत्मा भटकेगी, शांति नहीं मिलेगी उसे। सर बाद में फोन कर। ये हरी राउत का नया एड्रेस है। हरी राउत। हाँ साहब। तुम म्यूनसिपालिटी में सैनिटरी डिपार्टमेंट में काम करते हो? हाँ साहब। पर क्यों? तुम्हारी बेटी रेशमा कहाँ है? मैडम, वो घर से भाग गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ गई होगी। तूने उसको इतनी बुरी तरह पीटा था कि पड़ोसियों को आना पड़ा बीच बचाव करने। वो भागी नहीं है, तूने खून किया है उसका, और खून करके सेप्टिक टैंक में फेंक दी बॉडी। मैडम ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसे पीटा था, इसलिए वो भाग गई थी। मैडम, माँ बाप अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, गलती करने पर मारते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे जान से मार सकते हैं। जब तक सच नहीं बोलता, अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। साहब। हाँ बोला। मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है। हाँ बोलिए। साहब, मुझे अमर सुरवे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। साहब, ये अमर सुरवे एक छोटा मोटा सिंगर है, एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा भी चलाता है, और उसी ने मेरी बेटी को गायब किया है। ये वही अमर सुरवे जो उदय सोसाइटी में रहता है? जी साहब। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अमर ने आपकी बेटी को गायब किया है? मैम, अमर सुरवे मेरा दामाद है। मेरी बेटी सोनाली उसके साथ उसी उदय सोसाइटी में रहती थी जिसके सेप्टिक टैंक में आपको एक कंकाल मिला है, और मेरी बेटी पिछले 1.5 साल से गायब है। अब जब मैंने अखबार में यह खबर पढ़ी तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अमर ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है। इसीलिए मैं उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहता हूँ, ताकि मेरी बेटी को न्याय मिल सके। लेकिन वो उसे क्यों मारेगा? मैडम, मेरी बेटी उससे अच्छी और मशहूर सिंगर थी, और यह बात अमर से बर्दाश्त नहीं होती थी, और इसी वजह से वो हमेशा उसे पीटता था, उसे तंग करता था। तो आपने तब उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? मैडम, हम तो करना चाहते थे, लेकिन सोनाली ने हमें मना कर दिया। वो कहती थी कि आई बाबा, आप फिक्र मत करो, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद ही लड़ लूंगी। ठीक है, आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए, हम इंक्वायरी करेंगे। ये केस परत दर परत खुलता जा रहा था या शायद उलझता जा रहा था। कमला, शरद और हरी राउत तीनों इस कंकाल से जोड़कर देखे जा सकते थे, और ये साबित करने के लिए तीनों के खून के सैंपल भी ले लिए गए थे। दावेदारों और संदिग्धों के बावजूद कई सवाल मुंह बाए खड़े थे। रेशमा का या सोनाली का, या फिर ये कंकाल इस फहरिस्त से बाहर किसी और का ही था। भाई भाई भाई, मेरी वंदना का कुछ पता चला? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, वही मेरी वंदना है, दे दो मुझे, मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हो मौसी, लेकिन पहले ये तो पता चले वो आपकी बेटी है या नहीं है। देखिए, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको आकर बताऊंगी। लवकर सापड़ देगा भाई। अमर सुरवे जी। सुना है बहुत अच्छा गाना गाता है तू, चल तेरा गाना सुनते हैं। खोल। मैडम, मेरे और सोनाली के बीच बहुत झगड़े होते थे, लेकिन उसकी वजह वही थी, वो मेरा ऑर्केस्ट्रा हथियाना चाहती थी मुझसे, और तो और उसका अफेयर मेरे ऑर्केस्ट्रा के ड्रमर मैक के साथ था, और वो उसी की वजह से मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मुझे उन दोनों के अफेयर के बारे में मालूम पड़ गया था। तो मैडम, बस यही सबसे बड़ी वजह थी हम दोनों के झगड़ा होने की। तेरी बीवी 1.5 साल से गायब है, और तूने पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई, क्यों? मैडम, मैं आपसे सच कहूँ तो मैं तो पूरी तरह तंग आ चुका था उससे।
मैं तो चाहता ही नहीं था कि वो वापस घर आए, इसलिए मैंने कंप्लेन नहीं की। लेकिन मैडम, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ज़रूर उस मैक के साथ ही होगी, क्योंकि हम दोनों के बीच जब भी कुछ झगड़ा हुआ करता था तो वो हमारा घर छोड़कर मैक के पास ही जाती थी। कहाँ जा रही हो? हाँ? तुमसे दूर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी ये बकवास और तुम्हारे बेमतलब के ताने। मैं शांति से जीना चाहती हूँ अमर। तुम्हारी रोज शांति का नाम मैक है ना? क्यों? जानता हूँ मैं, अपने उसी कमीने यार से मिलने जा रही होगी तुम। अपने काम से काम रखो, समझे? मैडम, या तो सोनाली मैक के साथ है या फिर जरूर मैक ने कुछ किया होगा सोनाली के साथ, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। देख, तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि तू हमसे झूठ बोलकर बच जाएगा तो गलतफहमी है तेरी। नहीं मैडम, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप एक बार मैक से जाके बात कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे सच कह रहा हूँ या झूठ। मैक का एड्रेस दे। साई सदन सोसाइटी, बी विंग 201, गोड़बंदर। हमारे परमिशन के बिना शहर के बाहर भी मत जाना, समझे? जी। चला भंडारी, या अमरवर लक्ष ठेवा जरा। मैडम, मैं जब हरी राउत के केस के बारे में इंक्वायरी कर रहा था तो उसके बारे में नहीं, बल्कि उसकी बेटी रेशमा के बारे में एक अजीब बात सामने आई है। क्या? बागले स्टेट पुलिस स्टेशन में रेशमा के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज है, और जिस फैमिली ने कंप्लेंट की है उनका कहना है कि रेशमा ने उनकी बेटी वैशाली चव्हाण को गुमराह किया और फिर उसे भगा कर लेकर गई। सुरेंद्र, जितना जल्दी हो सके वैशाली के फैमिली से पता करो कि सच क्या है। जी, आपने रेशमा के खिलाफ कंप्लेंट की थी ना? हमें उसके केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी। वैशाली, वैशाली, हिमाची मूल की वैशाली आए, जो अब अपने घर आ चुकी है। सर, हमें रेशमा के बारे में अब कोई बात नहीं करनी, प्लीज। आपको बात नहीं करनी होगी, लेकिन हम कुछ जानना चाहते हैं। रेशमा के बारे में क्या जानती हो? वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी और घर वापस आने के बाद मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, बस इतना ही जानती हूँ मैं। और आपने वैशाली घर पर आने की खबर पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं की? सर देखिए, मेरी बेटी मेरे घर आ गई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी रेशमा के बारे में हम ज्यादा सोचना नहीं चाहते। देखिए, हर कानूनी कार्रवाई के कुछ नियम होते हैं। वैशाली घर पर आ गई, इसकी खबर आपको पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए थी। आप जाकर कीजिए। कौन सा कॉलेज में पढ़ती हो? इसके कॉलेज। ये सोनाली के साथ तुम्हारा अफेयर था क्या? मैम, अमर झूठ बोल रहा है, उसे तो शक करने की बीमारी है। सोनाली तो इनकी बहन जैसी थी। मैम, वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। सोनाली उससे बहुत अच्छी है। सोनाली की वजह से ही उसके पास ऑर्केस्ट्रा के शोज बढ़ते जा रहे थे और सोनाली फेमस होती जा रही थी, और ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। थैंक यू मेहता जी। अरे, आपकी प्रोग्राम के लिए हम मना थोड़ी कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच। तुम्हारे चाहने वालों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब ये मेहता जी भी तुम्हारी लिस्ट में ऐड हो गए। अमर, मेहता जी हमें एक और प्रोग्राम की बुकिंग दे रहे हैं। मैं क्या पागल हूँ? बहरा हूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? ये मेहता जी तुमसे दिन भर फोन पे चिपके रहते हैं, तुम्हें प्रोग्राम पे प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो तुमसे क्या चाहते हैं, या फिर तुम जानकर भी अनजान बन रही हो? अमर, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी। हाँ? ओ हेलो, ये अपना त्रिय चरित्र कहीं और जाके दिखाना। मुझे सब पता है कि तुम कब और कहाँ किसके साथ गोल खिलाती रहती हो। अमर, मुझे ब्लेम करने से अच्छा अगर तुम अपनी सिंगिंग इंप्रूव करोगे ना तो बेहतर रहेगा। तुम मुझे बताओगे कि इंप्रूवमेंट कैसे किया जाता है? अमर, तुम इंसान से जानवर बनते जा रहे हो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। उनके घर का झगड़ा तुझे इतने डिटेल में कैसे मालूम? मैडम, जब भी अमर सोनाली के साथ मारपीट करता था तो वो हमारे घर चली आती थी। मुझसे और मेरी वाइफ से उसको मेंटल सपोर्ट मिलता था, लेकिन फिर उसके बाद ये रोज का तमाशा हो गया, और एक दिन इतना कि हम लोग भी तंग आ गए। मैं सोनाली, क्या हुआ सोनाली? सोनाली, ये बैग? मैं अमर का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। क्या मैं थोड़े दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ प्लीज? सोनाली प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर हम लोगों ने तुमको यहाँ पे रख लिया तो अमर को अपना फेलियर छुपाने की एक और वजह मिल जाएगी। तुम मेरी बहन जैसी हो, लेकिन प्लीज रो मत सोनाली, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, ऐसे परेशान होने से।
वाह 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 वाह, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। हाँ, और आप ये लोग आपकी नजरों के सामने गुल खिला रहे हैं और अब चुपचाप खड़े होके देख रही है। सही है। आप बकवास बंद करो। दारू और गुस्से ने आपकी अकल पर पर्दे डाल दिए। वाह मैक, तू तो खिलाड़ी आदमी है यार। तूने अपनी बीवी को भी उल्लू बना दिया। अमर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम। चुप, बिल्कुल चुप। ये हम मियाँ बीवी के आपस का मामला है, तू बीच में मत आ। देखो तुम गलत समझ रहे हो अमर। चुप, बोला ना। और तू, घर की बात का तमाशा किसी और के घर पे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अमर छोड़िए प्लीज। समझने की कोशिश। चलो अमर छोड़िए प्लीज। उसके अगले दिन सोनाली का फोन आया। वो बहुत खुश थी। उसने बताया कि अमर ने उससे माफी मांग ली और उसने ये भी वादा किया है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। और जो भी उसने किया उस रात, वो सब उसने दारू के नशे में किया था और अब वो शराब भी छोड़ देगा। बेचारी सोनाली, उसे भनक भी नहीं लगी कि ये आदमी उसके साथ कितना गंदा खेल खेल रहा है। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया। सारी मेरी फेवरेट डिशेस हैं। यस, और तुम्हें सबके सब खानी है, ठीक है। थैंक यू अमर। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो, पर तुम्हें सब याद है। अच्छा, ये अब इमोशनल होना बंद करो, चुपचाप ये सब खाना है तुम्हें। अच्छा, सबसे पहले ये केक खाओ, तुम्हारा फेवरेट है ना। ये लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। तुम भी खाओ ना। मेरी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग से आने के बाद खाओ। थोड़ा सा। नहीं, तुम खाओ। अच्छा लगा ना तुम्हें? क्या हुआ सोनाली? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बोलो। आवाज को क्या हुआ? सोनाली बोलो, क्या बात है? अमर ने केक में सिंदूर मिलाकर सोनाली को खिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास चली गई। उसने सबसे कांटेक्ट तोड़ लिया। ये भी सुना था कि वो अमर के पास सुलह भी करने गई थी, लेकिन क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया। मैम, अमर इतना कमीना आदमी है कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मैडम, मुझे लगता है ये वैशाली अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से हमसे झूठ बोल रही है। वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी और घर वापस आने के बाद मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। सुरेंद्र, उससे घर पे नहीं कॉलेज में बात करो। उसके पास रेशमा के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी, और साथ साथ ही अमर के तार भी ढीले करने पड़ेंगे। अरे चल गाड़ी में बैठ। मैडम, लेकिन हुआ क्या? नाटक नहीं चाहिए। तूने सोनाली के साथ क्या किया ना, सब हम आ जाके बताएंगे। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बताया ना आपको। चले चल अंदर बैठ चल। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कमला बाई, तुम पुलिस स्टेशन गई थी ना, क्या बोले? बोलो। क्या बोलेंगे? उनको तो मालूम ही नहीं वो कौन है। उनको उसे मेरे को देना ही पड़ेगा, चाहे मुझे 1 नहीं 1000 चक्कर लगाने पड़े। मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करके रहूंगी, देखना तो। घबराओ मत कमला बाई, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल ही जाएगी, ठीक है? वैशाली, हमें आपसे बात करनी है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो वैशाली, हमें एक कंकाल मिला और हो सकता है कि वो कंकाल रेशमा का हो। सर, हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, तब मैंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था। फिर रेशमा ने कहा कि हमें फिल्म्स में ट्राई करना चाहिए। उसके ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जो हमें काम दिलवा सकते थे। पर जब मेरी फैमिली को पता लगा तो उन्होंने रेशमा के साथ दोस्ती ख़त्म करने के लिए फोर्स किया। पर रेशमा तब तक मुझे इतने सपने दिखा चुकी थी कि मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ भाग गई। चल चल जल्दी कर। और उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आओ वैशाली। Congratulations. फाइनली हम वहां से निकल आए हैं। अब तुम देखना वैशाली, हमें अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। उस रात को जो हुआ
उससे पहले मुझे वो कॉलेज में कपल वाली बात कभी समझ में नहीं आती। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। वैशाली झूठ मत बोलो, आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी तो मैंने तुम्हें ऐसे छुआ है, तब तो तुमने कोई कंप्लेन नहीं की। और आज वैशाली, मैं तुम में अपना परफेक्ट पार्टनर देखती हूँ। और इससे पहले ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है, वरना रेशमा मैं तुम्हारे साथ इस घर में कभी भी नहीं आती। डिस्गस्टिंग। वैशाली, सर मैं रेशमा के साथ उस फ्लैट में 4 दिन तक थी, उसके बाद मैं घर वापस आ गई। रेशमा की छोटी बहन शिल्पा को जानती हूँ मैं। शिल्पा ही ने मुझे बताया था कि अंकल ने आंटी की बीमारी का झूठा बहाना बना के रेशमा को घर वापस बुलाया था। रेशमा जब घर आई तो उसे पता लगा कि ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाने के लिए उसे बुलाया गया है, तो उसने बहुत हंगामा किया, इतना कि अंकल ने उसे बहुत मारा। उसके बाद वो कहाँ गई पता नहीं, कॉलेज भी नहीं आई उसके बाद। अंकल आए थे उसका नाम कटवाने। सर इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। सुरेंद्र, ये हरी राउत का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। समय तो काफ़ी लगेगा लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। और हाँ, ये अमर से भी सच बुलवाना पड़ेगा, खुद सच बोलने वाला नहीं है। मैडम, अनाथ आश्रम से रेणु कुलकर्णी नाम की एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। मैडम, हिम एज अ कार्ड है, मैं अनाथ आश्रम चलाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं शायद आपकी कोई मदद कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ आई। तो क्या आप जानती हैं ये कंकाल किसका है? जी नहीं, लेकिन मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, शायद आपकी कोई काम की हो। बताइए। मैडम, 1.5 साल पहले एक मंजू सालवे नाम की औरत अपने 1.5 महीने के बच्चे के साथ मेरे पास आई थी और उसने बोला कि इस बच्चे को मैं अपने पास रख लूं, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और जैसे कोई रहने का इंतज़ाम होता है वो अपने बच्चे को साथ में लेकर जाएगी। लेकिन वो लौटी ही नहीं। मुझे लगा कि शायद जैसे बाकी के लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए हमारे यहाँ बच्चे छोड़ जाते हैं, वैसे ही मंजू ने किया हो। लेकिन जब मैंने इस लड़की की कंकाल मिलने की खबर पड़ी तब मुझे लगा शायद वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसने आपको कहा था वो कहाँ रहती है, क्या काम करती है? हाँ, ती बोली होती कि उदय सोसाइटी में वो बाई का काम करती है, जहाँ आपको ये कंकाल मिला है, और इस उदय सोसाइटी के नाम की वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमें। जहां अभी तक सोनाली, रेशमा और वंदना की तलाश जारी थी, वहीं इस लिस्ट में मंजू का नाम जुड़ने से चुनौती और कड़ी हो गई थी। पर तभी राहत की सांस बनकर पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जो इस केस को सुलझाने में पुलिस के लिए मददगार साबित हो सकता था। मैम, ये सोनाली का सामान है। आखिरी बार जब हमारे घर आई थी तो उसने इसे यहाँ छोड़ा था। साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब मैं सच कह रहा हूँ, साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब मैं सच कह रहा हूँ। सोनाली के सामान में पर्ची मिली है और पर्ची में साफ साफ लिखा है, मैं अमर के पास जा तो रही हूँ लेकिन अमर से मुझे जान का खतरा है। चल बोल अभी सच क्या है? मैडम, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने सच में सोनाली को नहीं मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है। भंडारी, जब तक ये सच नहीं बोलता जो चाहे डिग्री लगा लो इसके ऊपर। नहीं साहब मैं सच कह रहा हूँ, साहब मैंने कुछ नहीं किया है, साहब मेरी बात तो सुनो। मौसी, कैसी हैं आप? आराम से। कैसे हो सकती हूँ? मैं मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करने का इंतजार कर रही हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि ये दिन कभी भी आए। मैं आपकी बेटी को मुर्दा नहीं, जिंदा ढूंढ के लाना चाहती हूँ। मौसी, ये सोसाइटी में आप कितने साल से काम कर रही हैं? बहुत साल हुए।
अब कितना समय हुआ मुझे पता नहीं। तब तो आपको पता होगा कि ये मंजू सालवे नाम की कोई लड़की यहाँ काम करती थी क्या? हाँ, ये दूसरे माले पे खानोलकर रहते हैं ना, उनके यहाँ काम करती थी। माहिती दिल्याबद्दल थँक यू मावशी. सर, ये हरी राउत की कॉल रिकॉर्ड से। रेशमा आर अजय खानोलकर, ओह, आपसे कुछ पूछताछ करनी है. या आइए जी. ये मंजू सालवे आपके यहाँ काम करती थी? हाँ जी करती थी, पर अब नहीं. हमने उसे काम से निकाल दिया. क्यों? वो क्या है ना मैडम, उसका कितने लोगों से चक्कर चल रहा था पता नहीं. वो पेट से भी हो गई थी. हमने उसकी ये सोचकर मदद की कि आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगी, पर वो सुधरने वालों में से नहीं थी, इसलिए हमने निकाल दिया. आपके यहाँ से कहाँ गई वो कुछ पता है? नहीं, ये हमको नहीं पता. आपका एक बेटा है ना? जी हाँ, समीर. कहाँ है वो? पिछले 1 साल से तो हैदराबाद में है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है. ठीक है, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो फिर आएंगे. जी जरूर. रेशमा राउत जी. मला तुमच्याशी काय बोलायचं आहे. सर, मेरी फैमिली मेरे होमोसेक्सुअल होने के सच को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई. मेरे बाबा मेरी शादी ज़बरदस्ती कराना चाहते थे और इसी वजह से मैं अपने घर से भागी थी. मैम, मैं सोनाली के पर्स में मेरी पर्ची की लिखाई 1.5 साल नहीं बल्कि 1 हफ्ते पहले की है. मैम, ये सोनाली का सामान है. और ये हैंडराइटिंग चेक करने के बाद ये पता चला है कि हैंडराइटिंग सोनाली की ही है. थैंक यू. वेलकम मैम. मैडम, रेशमा जिंदा है. इसका मतलब ये कंकाल सोनाली, मंजू या वंदना, इन तीनों में से किसी एक का हो सकता है. नहीं सुरेंद्र, लिस्ट इससे छोटी है, लेकिन क्लियर करने के लिए हमें सोनाली के माँ बाप को उठाना पड़ेगा. वही बताएंगे ये खेल आखिर वो क्यों खेल रहे थे. राणे, पुलिस के तेरे टाइम पास के लिए. अब सच सच बोल, सोनाली कहाँ है, वरना ऐसी हालत करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा तू. मैडम, अमर ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी. उसकी आवाज तक अमर ने छीन ली थी. 1 साल तक मेरी बेटी घर से बाहर नहीं निकली और तभी आपको उसकी सोसाइटी से वो कंकाल मिला और मुझे तरकीब मिल गई अमर से बदला लेने की. आजकल सोनाली एक स्कूल में हारमोनियम सिखाती है और हमारे एक दूसरे घर में रहती है. 8 टका याला क्रिमिनल इंटेंशन के साथ साजिश करने की चार्ज में. चल. मैम, लेकिन मैम, ये कंकाल किसका था? इस लिस्ट में अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे. खानोलकर परिवार की मेड मंजू और कमला की बेटी वंदना. मैडम, मंजू मेरे ही खोले में रहती थी, लेकिन जब उसे बच्चा हो गया ना, तो एक दिन कोई आंटी और अंकल टाइप के आदमी और औरत आके उसे अपने साथ ले गए. उसके बाद तो कभी वापस नहीं लौटी. डॉक्टर, आपके रिकॉर्ड में मंजू सालवे के बच्चे के पिता का नाम क्या है? 1.5 साल पुराना डाटा निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने में. ये रही उसकी डिटेल्स और ये पिता का नाम. अब समझ में आया मंजू जैसी लड़की के लिए इतने दयालु क्यों हो रहे थे. उसके बच्चे का बाप और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा समीर था. समीर को उठाने के लिए हमारी एक टीम ऑलरेडी हैदराबाद के लिए निकल चुकी है. अब तुम दोनों सीधे सीधे सच बोलो, वरना अगर हम बुलवाएंगे तो जिंदगी में दोबारा भलाई करने का मौका नहीं मिलेगा. हाँ, मंजू हमारे घर काम करती थी. मंजू,
छोड़िए। नहीं, मेरी बात सुन। नहीं। क्या हुआ? हे भगवान, बिना शादी के बच्चा किसका बाप लेके घूम रही है? तेरे तो यार 36 है। 36 नहीं, एक ही है। आपका बेटा समीर है इस बच्चे का बाप। मंजू सच बोल रही है, वो मेरा ही बच्चा है। एबॉर्शन का पीरियड निकल चुका है। अगर अब एबॉर्शन होगा तो मंजू की जान को खतरा हो सकता है। हमने समीर को दूसरे शहर में ट्रांसफर लेने के लिए मना लिया। थोड़े दिन बाद मंजू ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो लगातार हमें धमकी देती रही कि सारी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना देगी। वो ये भी कहती थी कि वो सबको बता देगी कि ये बच्चा समीर का है। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। हम उसे अपने घर ले आए। मैंने और मीता ने मिलकर मंजू की लाश को हमारे सोसाइटी के पीछे सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। सोचा जब तक सेप्टिक टैंक की सफाई का टाइम आएगा तब तक उसकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी। अगर यही तरीका था तो अपने बेटे को क्यों नहीं मारा? उस बेचारी लड़की की जान लेकर उसके बच्चे को अनाथ कर दिया। और अगर उसकी हड्डियां गल भी जाती ना तो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिल जाता हमें, क्योंकि जुर्म छुपता नहीं है, अपनी कहानी खुद कहता है। खानोलकर परिवार ने मंजू का कत्ल अपने झूठे और खोखले सामाजिक रुतबे को बचाने के लिए किया। वो मंजू के अपने संतान के प्रति प्रेम को समझ ही नहीं पाए और उसे मार दिया। अमर खानोलकर को मंजू के कत्ल के लिए और मीता को उसका साथ देने, साजिश करने और सबूत मिटाने के लिए इंडियन पीनल कोड की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कमला की बेटी वंदना को भी ढूंढ निकाला, जो वाकई में जीवित थी। पुलिस ने उसे एक रेड लाइट एरिया से बरामद किया और उसे देखकर कमला की खुशी सातवें आसमान पर थी। वंदना, आई, वंदना, आई, आई। ख्याल रखिए। अब ये बेहद जरूरी है कि हम स्वार्थी ना बने, सच का साथ दें, सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों के जज्बात को भी समझें, वरना ये मैं और मेरे की लड़ाई जेल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।